हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लास्ट जो चैप्टर था हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें हमने बहुत सारे एग्रीगेट्स या कंसेप्ट देखे थे जो नेशनल इनकम से रिलेटेड थे। और आज जो हमारा टॉपिक और जो चैप्टर रहेगा उसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं उनकी हेल्प से हम कैसे कंट्री की डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे जो इंडिया में नेशनल इनकम की काउंटिंग की जाती है तो उसके कितने मेथड हैं और वो कैसे काउंटिंग की जाती है और उन मेथड में हम क्या क्या ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमें नेशनल इनकम को स्टार्ट करें तो हमें ये समझना जरूरी है कि ट्रिपल आइडेंटिटी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रिपल आइडेंटिटी। अब ट्रिपल आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है, यानी कि वैल्यू एडिड, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये तीनों ही टर्म्स, नाम तो ये तीन है, ठीक है, पर लेकिन इनका मीनिंग देखा जाए तो ये एक ही है। इसी को कहा जाता है ट्रिपल आइडेंटिटी। अब वैल्यू एडिड जो हमने लास्ट क्लास में ही किया था कि टोटल वैल्यू जो होती है उसमें से हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा वैल्यू एडिड आता है। इसको हम कह सकते हैं टोटल आउटपुट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज यह है हमारा इक्वल होगा टोटल आउटपुट किसके, इनकम जनरेशन के। क्योंकि टोटल आउटपुट होगा हमारे इकोनॉमी में, जितना प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उतना ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जितने पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उतने ही वो इनकम अर्न करेंगे। तो यही हमारा अल्टीमेटली प्रोडक्शन होता है, वो इक्वल होता है इनकम के, ठीक है। तो इनकम जनरेटेड। अब ये हाउस होल्ड ने इनकम अर्न कर ली है, वो अपने पास में सेव करके तो रखते नहीं है, उस इनकम को वो स्पेंड भी करते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर होगा और जितनी हमारी इनकम होती है उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर होता है। इनकम कम तो एक्सपेंडिचर भी कम, इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर ज्यादा। तो हम ये आइडेंटिटी के रूप में मानते हैं कि जितना हमारा आउटपुट होता है उसका जो मार्केट वैल्यू लेंगे उतनी ही हमारी इनकम होती है और उतनी इनकम होती है उतना ही अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो यही हमारा होता है। जैसे मैं उसमें फ्लो ऑफ सर्कुलर मनी हमने देखा था, तो उसमें भी हमने यही देखा था कि हाउस होल्ड सेक्टर से हम प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ, यहाँ से यहाँ हमारा एक्सपेंडिचर होता है कंजम्पशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे हमारा गुड्स का फ्लो होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ पे फैक्टर सर्विस होती है और यहाँ से यहाँ फैक्टर पेमेंट होती है। तो ये एक फ्लो इधर जा रहा है, उसके ही रिवर्स में दूसरा फ्लो है। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी वो इन टर्म्स ऑफ मनी हम देते हैं, यानी कि जितना आउटपुट होगा तो उसकी मनी की वैल्यू होगी वही हमारी इनकम होगी और जितनी इनकम होती है उतना एक्सपेंडिचर होता है। तो यही होती है हमारी ट्रिपल आइडेंटिटी। तो वैल्यू एडिड, इनकम जनरेटेड, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो सिंपल वर्ड में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल आउटपुट, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर। कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द ट्रिपल आइडेंटिटी और कई 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ऑप्शन आपका ये है कि आउटपुट इक्वल ट्रिपल आइडेंटिटी, इनकम ट्रिपल आइडेंटिटी, एक्सपेंडिचर। एक ये होता है कि आउटपुट ग्रेटर देन इनकम, ये हो जाए। एक ऑप्शन ये भी होता है आउटपुट इक्वल टू इनकम और लेस देन एक्सपेंडिचर। तो अगर ये तीनों हम आइडेंटिटी को कहते हैं तो ये तीनों की वैल्यू इक्वल हो गई, तो ये हमारी एक इक्वेशन भी बनती है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेथड्स फॉर द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के कौन कौन से मेथड हैं। हमारी इंडिया में जो मेथड फॉलो किए जाते हैं वो 3 मेथड हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से हमारे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। फर्स्ट है वैल्यू एडिड मेथड, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन मेथड।
दूसरा है इनकम मेथड या फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और फोर्थ क्या है एक्सपेंडिचर मेथड या फिर इनकम डिस्पोज मेथड। ठीक है, डिस्पोज का मतलब भी होता है कि स्पेंड करना। ठीक है, तो ये 3 मेथड होता है। पहला हुआ वैल्यू एडिड प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट मेथड इनकम मेथड के बारे में बात करेंगे। इनकम मेथड, इनकम मेथड, अब इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनकम मेथड क्या है, फिर ये देखेंगे कि इनकम मेथड में हम क्या क्या ऐड करेंगे ताकि हमारी कंट्री की हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकें। तो इनकम मेथड, नेशनल इनकम इज द एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि नेशनल इनकम फाइंड करेंगे इनकम मेथड से, तो इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है सम फैक्टर ऑफ टोटल फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम को सम कर देते हैं और हमारे कौन होते हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं इन अकाउंटिंग ईयर, तो हम क्या करते हैं इनकम मेथड। अब ये फैक्टर इनकम यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो इनकम मेथड को लेंगे तो ये फैक्टर इनकम ही इम्पोर्टेंट है और यही हम देखेंगे कि ये फैक्टर इनकम क्या है और इसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं। उन डिफरेंट पार्ट्स को हम ऐड कर लेंगे तो इनकम हमारी मिल जाएगी। ठीक है, नॉर्मली फैक्टर इनकम की हम बात करें तो वेजेज होती है हमारी, वेजेज प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट, यही होता है। ठीक है, पर लेकिन हमें अगर वेजेज गिवन है देन ओके, पर लेकिन केवल हमें इन केस वेजेज नहीं मिलती, वेजेज के अनदर फॉर्म भी होते हैं, वो कौन से होंगे वही हम देखेंगे इनकम मेथड में। इंटरेस्ट है तो ठीक है, इंटरेस्ट देन इंटरेस्ट ही होता है, रेंट हमें रेंट के रूप में ही मिलता है, प्रॉफिट के अनदर भी पार्ट्स हो सकते हैं, तो वो कौन से पार्ट्स हो सकते हैं और प्रॉफिट में हम सभी को ऐड करते हुए हम कैसे इनकम मेथड से ये कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम, वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर इनकम की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, फिर भी एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फैक्टर इनकम्स आर द रिवॉर्ड्स ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन, जैसे कि वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, सिंपल वर्ड में। ठीक है, तो ये इन चारों को हम ऐड कर देते हैं, देन हमारी फैक्टर इनकम आती है और यही फैक्टर इनकम होती है जो नॉर्मल रेजिडेंट्स की होगी इन अकाउंटिंग ईयर, वही हमारी नेशनल इनकम ही कैलकुलेट होगा। ओके, अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन फॉर फैक्टर इनकम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ए फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम अभी हमने बात किया था 4 फैक्टर इनकम होती है, पर केवल वो 4 फैक्टर ही नहीं है, इसको हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं। तो वो 3 कैटेगरी में होगा हमारा, ये कैटेगराइजेशन क्या होगा 3 कैटेगरी में होगा, 3 पार्ट्स में हम फैक्टर इनकम को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो फैक्टर इनकम को डिवाइड करने के लिए एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि ये 3 कैटेगरी कैसे होगी। तो जो सिंपली हमारे वेजेज को लेते हैं फर्स्ट, देन हम रेंट को लेंगे, देन हम इंटरेस्ट को लेते हैं और देन हम प्रॉफिट को लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट कैटेगरी में हम लेंगे वेजेस को। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट होगी। सेकेंड कैटेगरी में हमारी ये हो जाएगी रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये कैटेगरी होगी। अब थर्ड कैटेगरी में हमारी क्या हो जाएगी मिक्स्ड इनकम। ठीक है, मिक्स्ड इनकम। अब ये मिक्स्ड इनकम क्या होगी एक बार बता देते हैं, बाकी डिटेल में हम स्टडी आगे करेंगे। मिक्स्ड इनकम थर्ड कैटेगरी में। ठीक है, अगर एक ही पर्सन है जो वेज भी अर्न कर रहा है, रेंट भी अर्न कर रहा है, इंटरेस्ट भी कर रहा है, प्रॉफिट भी कर रहा है, यानी कि उस एक पर्सन ऐसा है जिसको अपनी ही शॉप है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने ही शॉप है तो उसकी खुद की शॉप होगी, तो उसकी लैंड भी खुद की होगी, तो इंटरेस्ट रेंट किसी को दूसरों को पे नहीं करेगा। मशीन उसने खुद ने परचेज कर ली तो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। प्रॉफिट वो खुद ही बिजनेस पर्सन है तो प्रॉफिट उसी का होगा। वेजेस अगेन वो लेबर को एम्प्लॉय नहीं कर रहा तो वेजेस भी उसी को मिल जाएगी। जब एक ही पर्सन को ये सारी चीजें खुद को ही मिल जाती, सारे रिसोर्स वो खुद ही यूज कर रहा है, बाहर से किसी को नहीं लगा रहा, वो मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो फैक्टर इनकम को 4 फैक्टर इनकम होती है, इनको कैटेगराइज करेंगे 3 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी में
लेंगे वेजेस को, सेकंड में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और थर्ड होगा मिक्स्ड इनकम। अब वेजेस के फर्दर पार्ट हम कैसे करेंगे, तो इसकी नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे इनकम मेथड से। तो जो फर्स्ट कैटेगरी हो गई उसको हमने नाम दिया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब सिंपल वर्ड में समझा जाए तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मीन्स कि कोई भी लेबर है वो अपनी सर्विस रेंडर करता है, ठीक है, उसकी सर्विस के बदले में जो उसे इनकम अर्न होती है उसी को हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। लेबर अपनी सर्विस देगा, उस सर्विस के बदले में जो भी वो अर्न करेगा वही क्या होता है कंपनसेशन, ठीक है। जैसे कि एक लेबर है 4 घंटे किसी कहीं पे जाके किसी कंपनी में या कहीं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो काम करता है। अगर वो 4 घंटे काम नहीं करता तो वो क्या करता, घर में आराम करता। उसने अपने आराम को सेक्रीफाइस किया है, देन वो क्या कर रहा है, 4 घंटे काम कर रहा है। तो अब काम कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, उसको जो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ ना कुछ वेजेस मिलेगा, तो उसी रिवॉर्ड को ही हम क्या कहते हैं कंपनसेशन, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इट इंक्लूड वेज एंड सैलरीज इन केस, ठीक है, सिंपल है। जैसे कि कोई भी लेबर कहीं भी काम कर रहा है, जैसे एक दिन उसने काम किया, उसे 350 रुपीज उसे मिले, तो ये उसकी वेजेस है या फिर सैलरी कह सकते हैं, जो मंथली मिलती है, वीकली मिलती है, इन केस कैश के रूप में मिलेगी, सिंपल। और दूसरा क्या फॉर्म हो सकता है, पेमेंट इन काइंड। यहाँ पे जो काइंड वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है, गुड्स के लिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें वेजेस कैश में ना मिले, कुछ हमें उसके गुड्स के फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। और नॉर्मली इसका एग्जांपल है आपकी कंपनी जो होती है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, उसकी किसी भी प्राइवेट कंपनी की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ही वो कहीं भी कोई भी इंटरव्यू देने जाता है पर्सन, तो उसे बताता है कि आपकी ये सैलरी है, प्लस आपको एक यूनिफॉर्म मिलेगा, आपको एक शूज मिलेगा, ठीक है, और या फिर कुछ अदर जो भी वो देना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म और शूज होंगे, तो ये गुड्स के रूप में है और ये इट इज द पार्ट ऑफ देयर वेजेस, ओके। तो पेमेंट इन काइंड्स गुड्स के फॉर्म में भी, और वो वेज का ही पार्ट होगा। ऐसे कोई गिफ्ट कर दे तो वो हम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अगर वो उसकी वेज का ही पार्ट होगा तभी होगा। जैसे it refers to benefit in kind given to the employees by a employer। employees यानी ओनर है, एम्प्लॉयर यहाँ पे लेबर होगा हमारा। लाइक रेंट फ्री हाउस यूनिफॉर्म, गुड एग्जाम्पल है, ठीक है। पर अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर है, उसका बर्थडे आ रहा है, तो उसके बर्थडे पे अगर एम्प्लॉय उसे गिफ्ट दे देता है तो ये उसका वेज का फॉर्म नहीं होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं होगा, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक वेज का ही पार्ट होगा, ठीक है। तो थ्रू आउट उसे एक टाइम टेन्योर होता है, तो उसमें ये बताया जाता है इस टेन्योर में आपकी इतनी वेज होगी, इसके साथ में आपको यूनिफॉर्म दिया जाएगा या रेंट फ्री हाउस दिया जाएगा, जो भी उसे मिल रहा है अदर, वो होगा आपका पेमेंट इन काइंड। और थर्ड होता है हमारा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। अब ये बात आती है कि एम्प्लॉयर यानी कि अगेन ओनर, कोई भी पर्सन किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसकी जितनी वेज होती है, ठीक है, उसकी वेज का कुछ पोर्शन डिडक्ट होके उसकी सैलरी से जैसे कि पीएफ अकाउंट है उसमें सेव हो जाता है, तो वो सैलरी का ही पार्ट है। तो वो सैलरी का पार्ट होने की वजह से वो हमारा, उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। और कैसे इंक्लूड करेंगे, किस फॉर्म में इंक्लूड करेंगे, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, पीपीएफ अकाउंट जिसे बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयज। फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी पर्सन की 1000 इनकम है, ठीक है, मंथली है इनकम, ठीक है। अब कोई भी कंपनी है, वो कंपनी ये कहती है कि उसका 10%, जितनी उसकी सैलरी उसका 10% वो पीपीएफ में सेव करेगी। ये क्यों किया जाता है, इसका कारण ये है कि कोई भी जो लेबर होता है उसकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि किसी भी ऐसी सर्कमस्टांस आ जाती है कि अचानक से उसे पैसे की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्मली किसी के पास में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, केवल उसकी कुछ जॉब ही है जो डेली मंथली वो कमाता है और उसे खर्च कर देता है, तो वो सेव भी नहीं कर पा सकता इतना। तो कुछ कंपनी की तरफ से ही ऐसा प्रोविजन किया जाता है और ये इंडिया में करना जरूरी भी ही है, ठीक है। तो कुछ सेव किया जाता है अपनी सैलरी का
मंथली कुछ ना कुछ पोर्शन, ताकि इतना भी ना लगे कि हम बहुत ज्यादा सेव कर नहीं कर सकते, और वो धीरे धीरे सेविंग आपकी एक बल्क ऑफ अमाउंट में आपको मिलती है। और जैसे ही अगर आपको जरूरत पड़ जाए पहले, तो आप उस अकाउंट से पहले भी कुछ पैसा डिडक्ट कर लेते हो। ठीक है, तो ये 10% है, तो उसको इन केस 900 रुपए मिलेगा। बाकी जो ये 10% यानी कि 100 रुपीज होंगे वो उसको पीपी अकाउंट में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वेजेस का या कंपनसेशन। तो ये तो 1000 ही तो हुआ है, तो 900 रुपए इन केस मिल गया, ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, तो ये 100 रुपीज हम किस फॉर्म में ऐड करेंगे, इस फॉर्म में हम ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका पेंशन ऑन रिटायरमेंट। पेंशन ऑन रिटायरमेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि जो हमें रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है उसी को इंक्लूड करेंगे इनकम मेथड से। अगर वो हमें पेंशन मिल रही है जैसे कि ओल्ड एज पेंशन होती है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट पे कोई भी पर्सन होता है, उसकी सर्विस होती है 10 साल 15 साल 20 साल, जितने भी साल उसकी सर्विस होती है, और जैसे वो रिटायर कर जाता है तो जितने उसने सर्विस किया था उसी का कुछ ना कुछ पोर्शन ही बाद में गवर्नमेंट पे करती है। तो ये आपका वो उसने काम किया था उसी के बदले उसको ये पैसा मिल रहा है। ठीक है, पर ये हमारी ओल्ड एज पेंशन है, तो जो हमारे सीनियर सिटीजन्स को मिलती है, तो ये उनकी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी के लिए मिलती है, न कि उन्होंने कुछ सर्विस पे किया था, सर्विस के बदले उन्हें नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यानी कि फर्स्ट कैटेगरी होगी इनकम मेथड की। जब हम इनकम मेथड लेंगे तो इन कंपोनेंट को हमें ऐड करना होगा, ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हमारे ये लिए जरूरी होंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, वेजेस एंड सैलरी इन केस, जो केस में मिलेगी। दूसरा है पेमेंट इन काइंड। ठीक है, तो जैसे हाउस है, अगर वो हाउस गवर्नमेंट ना देता तो वो रेंट पे लेता, तो वो उसको पे करना पड़ता, अब पे नहीं करना पड़ रहा है, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी पीपीएफ अकाउंट में, और आपका पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये 4 कंपोनेंट होंगे किसके, फर्स्ट कैटेगरी, और ये होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और ये हमारा किसका ही पार्ट होगा, वेजेस का। वेजेस के डिफरेंट फॉर्म होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस सेकंड कैटेगरी, तो इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इट इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम। ठीक है, हमने बात ही किया था कि 4 फैक्टर में वेज को हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब जो थर्ड 3 पार्ट रहे हैं हमारे उसके फैक्टर इनकम के, तो ये हमारी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी रेंट है और कैपिटल है, ये तो प्रॉपर्टी आ गया। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये इस फॉर्म में जो इनकम हम इंक्लूड करते हैं उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो लैंड पे हमें रेंट मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, ओनर या एंटरप्रेन्योरशिप पे हमें प्रॉफिट मिलता है। अगेन प्रॉफिट के फर्दर टाइप्स होते हैं, तो फर्दर द 3 कॉम्पोनेंट ऑफ प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अगर ये तीनों गिवन है तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, अगर हमें रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, पर प्रॉफिट का ये पार्ट ना गिवन होके इसके अदर टाइप्स गिवन होंगे, तो ये टाइप्स है आपके 3 टाइप्स कौन से हैं, डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टैक्स। इन तीनों को ऐड करके ही हम प्रॉफिट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट के सब पार्ट हुए। ओके, तो अब डिविडेंड्स क्या होते हैं, जो आपने बीएसटी में अकाउंट्स में कुछ पढ़ा भी होगा कि डिविडेंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। ठीक है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई कंपनी है, वो अपनी कंपनी कुछ शेयर सेल कर रही है, तो वो जो शेयर परचेज करते हैं तो उनको हम कहते हैं शेयर होल्डर। अब उन शेयर होल्डर ने जो शेयर परचेज किए हैं तो कुछ प्रॉफिट का पार्ट कंपनी को उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसी को कहते हैं डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स। अब कॉर्पोरेट ये क्या होता है कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ए प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, कई बार ये होता है कि कोई गवर्नमेंट हमारी
टैक्स इम्पोज करती है, ठीक है, जैसे इनकम टैक्स है, इसी प्रकार से कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ठीक है। कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के द्वारा या तो उसके आउटपुट पे टैक्स लगता है, अगर उसके आउटपुट पे टैक्स नहीं लगता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है टैक्स से। लेकिन इस वजह से या किसी और कारण से वो कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट काफी हाई होता है उसका, तो ऐसी वजह से अगर उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी तो ऐसा होगा इनइक्वालिटी क्रिएट, क्योंकि कुछ कंपनी तो ज्यादा प्रॉफिट गेन कर लेगी, कुछ कंपनी कम प्रॉफिट गेन करेगी, तो उनके बीच में इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। तो गवर्नमेंट का मेन मोटो होता है कि इक्वालिटी मेंटेन करे, तो ये एक टैक्स का फॉर्म यूज करती है गवर्नमेंट। तो अगर वो उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई जा रहा है तो गवर्नमेंट उसके प्रॉफिट पे कुछ टैक्स इम्पोज कर देती है, इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स। ओके, और थर्ड जो इसका टाइप्स है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है, पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट विच इज ए रिटेन्ड बाय द फर्म फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। तो कुछ कंपनी होती है जितना भी उसे प्रॉफिट होता है उसका कुछ पार्ट अपने फ्यूचर के लिए रख लेती है, ठीक है। और फ्यूचर वो किसके लिए, अपनी कंपनी को ही एक्सपेंड करने के लिए, या कंपनी में किसी टाइम जरूरत पड़ जाए तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपना कुछ प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा वो खर्च नहीं करती या इन्वेस्टमेंट नहीं करती, कुछ पोर्शन वो बचा के रख लेती है फॉर द यूज ऑफ फ्यूचर, तो इसी को कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट है हमारा, इसी प्रॉफिट के 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन से होंगे, फर्स्ट है डिविडेंड्स, ठीक है, शेयर होल्डर को दिया जाता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टैक्स जो हमारा गवर्नमेंट ये कंपनी होती है खुद के कंपनी के लिए ही यूज करने के लिए वो फ्यूचर में यूज करे, इसके लिए वो कुछ पोर्शन प्रॉफिट का अपने पास में रखती है। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा एक जो ये आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट, दैट इज द प्रॉफिट। ओके, तो ये से फर्स्ट कैटेगरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकंड कैटेगरी ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड कैटेगरी होगी इनकम मेथड से ही हमें नेशनल इनकम फाइंड करने की, दैट इज द मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या होती है, मिक्स्ड इनकम ऑफ ए सेल्फ एम्प्लॉयड is the mixture of a rent, interest, profit, wages which cannot be separated. Okay, तो मिक्स्ड इनकम एक किसकी होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड की होगी कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, और उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सेपरेट आप कैसे नहीं कर सकते, अगर वो बाहर से लेबर को यूज करती है देन उसे पता है कि वो कितने लेबर यूज कर रही है और लेबर को कितने वेजेस पे कर रही है। पर लेकिन कई बार ये देखा जाता है जैसे फार्मर है या खुद की घर की कोई शॉप है तो वो उस पे हमारे खुद के फैमिली मेंबर ही वो ही काम कर लेते हैं, तो बाहर से लेबर को हमने यूज ही नहीं किया। तो अब आप घर में ही रहते हुए काम कर रहे हो, जैसे आपकी ही शॉप है तो आप उस पे एक दिन जाके मतलब शॉप पे आप कुछ मतलब आपके फादर है या भाई है कोई भी है बाहर कहीं भी काम कर रहे हैं तो 1-2 दिन आपको भी वहां पे मतलब बैठना पड़ सकता है। तो आप वहां पे बैठोगे तो क्या बाद में ये कहोगे कि मेरे को वेज पे करो, क्या आपके घर वाले आपको वेज पे करेंगे? नहीं ना। तो यही होता है कि अगर हम लेबर 2 दिन के लिए बाहर का कोई पर्सन रखते हैं अपनी शॉप पे, ठीक है, या अपने घर के कोई काम के लिए, तो उसको हमें देना पड़ेगा चाहे 300-400 जितना हमने उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। पर घर का मेंबर है, ठीक है, घर का मेंबर है और कब घर वाले ही तो बिजनेस कर रहे हैं तो घर के लिए ही तो किया जा रहा है, तो उसको अलग से वेज कौन सी देना, जब जरूरत होगी तब दे देंगे। यही होता है। ऐसे ही हमारा फार्मर के लिए होता है, तो फार्मर के खेतों में उनके खुद के फैमिली मेंबर ही काम करते हैं, बाहर से लेबर नहीं लेता है तो वो वेज अलग से पे नहीं करते। तो इसी प्रकार से इंटरेस्ट है, खुद की मशीन है, हमने बाहर से तो ली नहीं है, तो अब इंटरेस्ट किसको पे करें, किसी को नहीं। तो ये भी है, रेंट है, अगर हमारा खुद का ही हाउस है, खुद की ही आपकी लैंड है तो उस पे हमें दूसरे की है तो हम रेंट पे करेंगे। दूसरे की शॉप हमने रेंट पे ले रखी तो रेंट पे करोगे मंथली। अगर घर की ही है तो रेंट किसको पे करोगे, प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब ये बात आती है, हमें ये नहीं पता कि वेजेज कितना है, इंटरेस्ट कितना है, रेंट कितना है, तो प्रॉफिट है वो भी हमारा ही होगा। तो इनको अलग से सेपरेट नहीं कर सकते हो। और इस प्रकार की इनकम किसकी होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड की, जो वो खुद की शॉप हो, खुद का बिजनेस हो, खुद का आपका जैसे फार्मर है तो फार्मिंग का वर्क हो। ओके, आई थिंक इट इज द क्लियर कि आज हमने क्या किया था,
एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमने इनकम मेथड को हमने स्टडी किया था, ठीक है। 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड में से इनकम मेथड, और इनकम मेथड में हमारा जो फैक्टर इनकम होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। और फैक्टर इनकम क्या होती है, जो है ये 4, अगर हम ये ऐड कर लेते हैं वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो हमारी फैक्टर इनकम आती है। पर लेकिन सिंपल नॉर्मली इनकम मेथड में ये हमारे इस फॉर्म में नहीं होते हैं। हमारी होती है 3 कैटेगरी में फैक्टर इनकम को कैटेगराइज करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो वेज का ही डिफरेंट पार्ट होता है, और सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस, जो हमारा प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम का पार्ट होता है। लास्ट हमारा है मिक्स्ड इनकम, जो हमारी ये वेजेस प्लस प्रॉपर्टी से अर्न इनकम है। थैंक यू। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके।